Hello dear students, welcome to mechanics lecture number 32, and this lecture we will discuss about linear momentum. I am Dr. Pervez Ahmed. So चलते हैं आज की lecture की तरफ. मोमेंटम एंड इट्स रिलेशंस टू फोर्स. मतलब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे मोमेंटम से. मोमेंटम को हम डिफाइन करेंगे, फिर मोमेंटम का जो रिलेशंस है फोर्स के साथ फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, और आगे फिर हम जाएंगे कोलिजन्स की तरफ, और कोलिजन में फिर डिस्कस करेंगे इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मोमेंटम. बेसिकली जब भी हम मोमेंटम से डील करते हैं, सो मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कि किसी भी बॉडी में मोशन की कितनी क्वांटिटी है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोमेंटम कहते हैं. या हम कहते हैं कि द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइन एज पी इज इक्वल टू एम वी. ठीक है, कि कोई बॉडी है हमारे पास, और उस बॉडी की मास m है और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर क्या है, इस बॉडी के अंदर मोमेंटम है. सो दिस व्हाई वी आर सेइंग दैट मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. सो बी रिमेंबर, मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है. इसकी जो एसआई यूनिट्स है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड है. मोमेंटम को जिस तरह हमने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मतलब इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. अगर हमारे पास थ्री डायमेंशन में, तो थ्री डायमेंशन में मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, मास जो उनके बॉडी का कांस्टेंट रहता है, तो एक्स कंपोनेंट जो है दैट इज गिवन बाय एम वी एक्स, that is mass time the x component of the velocity, y component जो है mass time the y component of the velocity, और z component जो है वो है mass time the z component of velocity. ठीक है, सो मोशंस को जो मोमेंटम है उसको जो क्वांटिटी ऑफ मोशंस का वर्ड है दैट वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय न्यूटन. मतलब न्यूटन ने कहा कि एम वी का बेसिकली मास टाइम वेलोसिटी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज. मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है. सो इसका आंसर है बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स. कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है, सो फोर्स ऐसी फैक्टर है जो बॉडी की मोशन को वो चेंज करता रहता है. So the most general statement of Newton's second law in term of momentum is equal to summation of forces or the net force equal to the rate of change of momentum. मतलब न्यूटन की जो सेकंड लॉ है मोस्ट जनरल फॉर्म में ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है, जिस तरह की ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है. सो इक्वेशन नंबर 1 इज द मोस्ट जनरल फॉर्म और मोस्ट जनरल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस. सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू the time rate of change of momentum. That is what is mentioned here in this equation number 1. So equation 1 is more general form than the net force equal to mass time the acceleration. मतलब हमारे पास सेकेंड लॉ की एक ये फॉर्म है और एक ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 इज मोर फेमस और मोर जनरल स्टेटमेंट देन कंपेयर टू दिस वन. Why? Because it allow for the mass to change with time also. क्योंकि ये mass को भी मतलब ज़ाहिर करता है कि mass भी time के साथ वो change हो सकती है या change होती है. So example of the mass change is that of rocket motions. ठीक है, so if m is constant, so equation 1 becomes, ठीक है, अगर हमारे पास किसी बॉडी की मास जो है वो कांस्टेंट है, सो सच कंडीशन में जो इक्वेशन 1 है वो बराबर होगा समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू डेल्टा एम वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. आर एम इज ए कांस्टेंट, सो वी टेक आउट ऑफ द डिफरेंशियल. So m is equal to delta v over delta t. Delta v over delta t is basically the acceleration, so which is equal to a. So the final equation we have is equal to ma. So the net force acting on a body is equal to ma, which is this form of Newton's second law. So Newton's second law general form
that is net force equal to the rate of change of momentum. m हमारे पास इसी में जो इक्वेशन 1 है इसमें m कांस्टेंट है. इनिशियल मोमेंटम पी नॉट इज इक्वल टू एम वी नॉट, फाइनल मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी. सो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, सो m हमारे पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. सो वी हैव m एंड टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू एम ए. मतलब जिस तरह बिल्कुल वही जिस तरह हमारे पास पहले है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज कोलिजन. व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? Conservation of momentum is basically an experimental fact that is being proved from the Newton law. That is for two colliding object कि अगर मतलब ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो कि न्यूटन की लॉ से साबित है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो और वो दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हो तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. मतलब कोलिजन के दौरान भी और कोलिजन के बाद भी, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगी. और इसकी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है, द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन is equal to the total momentum after the collision, and this is called the law of conservation of momentum. So according to law of conservation of momentum, the total vector momentum before the collision is equal to the total vector momentum after the collision. So we can write it like this, okay, total momentum that is equal to pa plus pb is equal to pa dash plus pb dash. Pa, this is for the body A momentum of body A. This is the momentum of body E. This whole is before the collision, and this Pa dash is the momentum of body A after the collision, and this is the momentum of body B after the collision. So what it means? It means that it's remain constant, or we can say that delta P total. It means that change in total momentum is equal to a change in momentum of the body A plus change momentum of the body B is equal to 0. So what it mean? It mean that the momentum of the first body, body A, PB momentum of the second body. So we call that initial momenta. और जो पी ए डैश है एम ए वी ए डैश और पी बी डैश इज इक्वल टू एम बी वी बी डैश, ये हमारे पास क्या है, ये फाइनल मोमेंटम है. ये वाला ऊपर वाला इनिशियल मोमेंटम और ये जो हमारे पास है ये फाइनल मोमेंटम है. ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, सो मोमेंटम कंजर्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूटन लॉ. मोमेंटम जो कंजर्वेशन है उसको न्यूटन लॉ से हम डिराइव कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो दोनों बॉडीज है, बॉडी ए और बॉडी बी बिफोर द कोलिजन्स, वो मतलब ऐसे है कि वो एक दूसरे की तरफ वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, कोलाइडिंग की तरफ वो जा रहे हैं. सो व्हेन दे कोलाइड, जब एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करते हैं, सो दे बेसिकली एक्सर्ट एन इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर. सो इक्वल फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो कोलिजन के बाद जो बॉडी ए है वो एक डायरेक्शन में जाती है और बॉडी भी दूसरी डायरेक्शन में जाती है. मतलब कोलिजन के बाद आप देख सकते हैं कि उनकी जो है मास ए एक डायरेक्शन में जाती है, मास बी दूसरी डायरेक्शन में जाती है. और इसी मतलब जो फिनोमेना है इसको न्यूटन थर्ड लॉ से हम इसको जाहिर करते हैं कि टोटल मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. मतलब बॉडी क्या है कि बॉडी पे जो फोर्स है वो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल बट इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दैट व्हाट इज बीइंग डिमांडेड बाय न्यूटन थर्ड लॉ. ये एग्जैक्टली न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है. सो मोमेंटम कंजर्वेशन इन कोलिजन प्रूव यूजिंग बाय न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस. सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो मासेस है, मासेस m1 एंड मासेस m2, और वो कोलाइड कर रहे हैं. So Newton laws in term of momentum hold for each, that is summation of the forces
at body A, that is equal to rate of change of momentum at body A, and summation of forces at B is equal to rate of change of momentum of the body B. So P and B is equal to momenta of mass A and mass B. Summation of forces at A and summation of forces at B is equal to total forces on the mass body of mass A and body of mass B, including both internal plus external forces. So define the total momentum, that is P is equal to momentum of the body A plus momentum of the body B, and add the Newton laws, add the Newton second law equation. So we have, that is rate of change of momentum for the body B plus rate of change of momentum for the body B is equal to summation of forces at body A plus summation of forces or the net force at body B. So Newton third law, internal force cancels and the right side is equal to the net external force is equal to uh, total external force. So we have the total rate of change of momentum is equal to rate of change of momentum of the body A plus the rate of change of momentum of body B is equal to the net external force. सो इन द स्पेशल केस मतलब जब हमारे पास जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो के बराबर हो, दैट इज़ टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो, तो इसी कंडीशन में फिर हमारे पास जो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज़ीरो है. सो आप इसको जब ज़ीरो पुट करते हो तो ज़ीरो इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, आर delta P is equal to delta PA plus delta PB, that is equal to 0. इसका क्या मतलब है? So when the total external force is 0, जब हमारे पास total external force 0 हो, so the rate of change of momentum is equal to 0, or the total momentum of the two masses remain constants during the collision, that is total momentum is equal to momentum of body A plus momentum of body B, that is equal to constant, which is equal to momentum of body A dash, momentum of body A after the collision, momentum of body B after the collision. या अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, सो वैल्यूज में मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी बिफोर द कोलिजन्स इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द first body after the collision plus momentum of the second body after the collisions. So another proof by using Newton's second law and third law, we have according to third law, just like you can see it here in this figure. जिस तरह के इस फिगर में आपको दिख रहा है कि टू बॉडीज कोलाइड कर रही है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड वो कोलाइड कर रही है, एंड आफ्टर बीइंग कोलिजन दे आर बीइंग डिस्पर्स्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, वो एक दूसरे पे इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो टू masses mass in one is two in collisions, internal forces, that is the force of body A and body B is equal to but opposite in direction to force of body B from body B on body A, that is shown in the figure. So by Newton third law, that is being shown here in this particular figure. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के बिल्कुल मुताबिक है. सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, जब हमारे पास स्मॉल टाइम इंटरवल हो, सो फोर्स ए बी, दैट इज फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी is equal to a rate of change of momentum of body A, which is equal to ma, the rate of change of velocity, change in velocity of the body A divided by the time. So force on body B due to body A at small time interval delta t, that is equal to F with the subscript BA is equal to rate of change of the second body, rate of change of momentum of the second body, which is equal to the second mass of the second body and to final velocity of the second body minus initial velocity of the second body divided by delta t. So according to Newton's second law, the forces of both the body, the forces that exerted by both the bodies on each other are equal in magnitude but opposite in directions, and they are equal to in the magnitude they are equal to F, that is the forces, they are constants and magnitude. So we have by Newton third law
यहाँ पर है कि मोमेंटम of the first body is equal to the momentum of the second body, but they are equal. The momentums, they are equal but is opposite in directions according to Newton third law, or we can write it in this form. मतलब हम इसको इस final form में लिख सकते हैं. So that is what's been required by the law of conservation of momentum. So for collision, अब collision के लिए हमारे पास है कि momentum of the first body plus momentum of the second body before the collision is equal to momentum of the first body plus momentum of the second body after the collision. So this is known as law of conservation of linear momentum. और इसको हम स्टेट कैसे करते हैं, मतलब इसकी एक स्टेटमेंट हम कैसे देते हैं. तो स्टेटमेंट इसका कुछ यूँ है कि when the total external force on a system of masses is zero, so the total momentum of the system remain constant. So eventually we have, or finally we have, the total momentum of an isolated system remain constant. मतलब ये हमारे पास एक फॉर्मल स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. सो अब हमारे पास एक एग्जांपल है. एग्जांपल में हमारे पास है कि टू पोल बॉल्स कोलाइड, के दो हमारे पास पोल बॉल या बैलेट बॉल है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स, कि देयर इज़ ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स. सो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो इन दोनों बॉल्स का जो इनिशियल मोमेंटम है, ये इनका इनिशियल मोमेंटम है, सो दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, दैट इज़ द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. मतलब ये हमारे पास क्या है, दिस इज द वेक्टर सम इज कांस्टेंट, वेक्टर सम हमारे पास कांस्टेंट है. और ये इनकी एग्जांपल है कि दोनों बॉडीज़ है, ये बॉडी ए है, इस बॉडी ए की मोमेंटम है, और ये बॉडी बी है, ये इसकी मोमेंटम है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की जो मोमेंटम है दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो व्हेन दे कोलाइड, और कोलिजन के बाद क्या करते हैं, वापस जाते हैं अपने अपने रास्ते पे. सो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. मतलब जो कोलिजन के बाद ये वापस जाते हैं तो उस कंडीशन में उनकी जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहती है. एक अदर एग्जांपल हमारे पास है, कैन एक्सप्लोजन एज अ कोलिजन, कि जब एक्सप्लोजन अकर होता है मतलब एज एग्जांपल फॉर द कोलिजन, सो उसी कंडीशन में भी मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, के पहले और बाद की जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहती है. मतलब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इट्स स्टिल वैलिड. ठीक है. सो इनिशियली हमारे पास ये दो बॉडीज़ है, बॉडी ए और बॉडी बी. बॉडी ए ये है और बॉडी बी, बॉडी ए की मास ये है और वेलोसिटी इसकी है, वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है. सो ये जो बॉडी है ये क्या करती है, एक्सप्लोड करती है. तो जब ये एक्सप्लोड करती है, सो ब्रेकिंग अप एन टू एम बी एंड एम सी, तो ये दो मैसेज में डिवाइड हो जाती है. इनिशियली ये एक बॉडी है तो जो, और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है. सो जब ये एक्सप्लोड करती है तो ये दोनों दो बॉडीज़ में ब्रेक हो जाती है. सो जो मोमेंटम हमारे पास है दैट इज इक्वल टू जो बॉडी बी है इसकी जो मोमेंटम है एम बी वी बी प्लस एम सी वी सी. मतलब ये हमारे पास जो बॉडीज़ बनती है इनकी मोमेंटम है. तो अगेन जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो. सो गिवन टू masses and one velocity can calculate द अदर वेलोसिटी. ठीक है. मतलब अगर हमें दो इसका मतलब क्या कि अगर हमें दो मासेस दी गई हो, एक वेलोसिटी के और एक वेलोसिटी दी गई हो, तो हम उससे जो अदर वेलोसिटी है, जो दूसरी वेलोसिटी है, वो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट व्हाट इज बीन एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. फिर हमारे पास है रॉकेट प्रोपल्जन है. तो रॉकेट प्रोपल्जन की जो एग्जांपल है उसमें भी जो मोमेंटम है बिफोर और आफ्टर कोलिजन वो कंजर्व रहती है. ठीक है. सो मोमेंटम कंजर्वेशन वर्क फॉर रॉकेट्स if we consider the rocket and its fuel to be one system. ठीक है. कि हम अगर रॉकेट को और उसकी फ्यूल को क्या कंसिडर करें, अगर हम रॉकेट को और उसके अंदर जो फ्यूल है उसको हम एक ही सिस्टम कंसिडर करें, एंड वी काउंट फॉर द मास लॉस ऑफ द रॉकेट, दैट इज डेल्टा एम डेल्टा टी. सो इट विल ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दैट इज ओके. हमारे पास ये इनिशियल आप देखें एग्जांपल कि हमारे पास जो मोमेंटम है इट्स इक्वल टू ज़ीरो. जो रॉकेट की जो प्रोपल्जन होती है, जो द हार्ड गैसेस है दे आर कमिंग आउट, दे आर रशिंग आउट फ्रॉम the rocket in the
one direction while the rocket is being flown or propelled in the second directions. So here you can see that the masses, the amount of masses that has been converted. ठीक है, यहाँ पर वो क्या है, गैसेस के फॉर्म में वो बाहर निकल रही है. तो यहाँ पर ये जो मोमेंटम अगर हम काउंट आउट करें और ये मोमेंटम काउंट आउट करें, सो इनकी जो समेशन होती है, मतलब इनको अगर हम ऐड करें तो देखिए ये वाली मोमेंटम और ये मोमेंटम दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है. सो जो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आती है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज व्हाट डिमांड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. मतलब इसी कंडीशन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो वैलिड करती है. सिमिलरली अगर हमारे पास राइफल है तो राइफल की जो रिकॉइलिंग है, ठीक है, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को वो फॉलो करती है. मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए राइफल which has a mass, recoiling mass that is equal to 5 kg, uh, that shoot a bullet mass mb is equal to 0.02 kg at a speed vb is equal to 620 meter per second. So हमारे पास जो लॉ है that is momentum before is equal to momentum after. So momentum conservation works here if we consider rifles and bullet as one system. अगर रॉकेट और बुलेट को हम एक सिस्टम कंसिडर करें तो इस कंडीशन में हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या करेगी, मतलब वो होल्ड करेगी, दैट विल बी स्टिल वैलिड. तो ये हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ है, ठीक है, और हमने यहाँ पर मतलब क्या करना है, जो कि रिक्वायरिंग वेलोसिटी है उसको हमने कैलकुलेट करना है. ठीक है, दैट इज़ वी हैव टू कैलकुलेट वी आर डैश. ठीक है, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हमारे पास रिलेशंस है. ठीक है, ऊपर ये क्वांटिटीज़ गिवन है, क्वांटिटीज़ गिवन है, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करते हो. ठीक है, सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज़ सो यू विल गेट द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द राइफल्स. ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ बेसिकली द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट विच इज़ इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड. माइनस का मतलब है ओके ये क्या मतलब लेफ्ट की तरफ होगी, टू द लेफ्ट, एंड ऑफ कोर्स दैट शुड बी द केस के रिकॉलिंग क्या होगी कि उसकी जो रिकॉलिंग है राइफल की दैट शुड बी टुवर्ड द लेफ्ट. सो दैट इज ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर. थैंक्स फॉर वाचिंग. सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून. टिल देन, बाय बाय.